हेलो बच्चों, क्या हाल है सभी के। तो प्रिपरेशन वगैरह सबकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा सुपर 30 सीरीज में हमारा टारगेट है आयोनिक इक्विलिब्रियम और उसका हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। और जिसने केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं देखा है वो इससे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम देख लो ताकि चीजें अच्छे से समझ आए तुम्हें। ठीक है, वैसे समझ आ भी जाएंगे, इसमें ज्यादा कुछ सिमिलरिटीज नहीं है, कुछ कहीं कहीं पर जो हम केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि देख लो। चलो देखते हैं। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 1, accumulation of lactic acid a monoBasic acid in a tissue leads to pain and feeling fatigue in 0.1 molar aqueous solution lactic acid is 3.7% dissociate the value of Ka is, मतलब आपको K that is dissociation constant, K का मतलब क्या होता है, this is the dissociation constant of acid, एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम Ka बोलते हैं। ठीक है, ये बताना है। तो कैसे करेंगे? ओके, तो क्वेश्चन करने से पहले मैं बेसिक चीज बताता हूँ। जनरली हम मोनोबेसिक एसिड की ही बात करते हैं। फॉर्मूला क्या बनता है Ka का, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ ताकि आपको बाकी अगर थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का भी हो तभी भी आप कर सको। ठीक है, तो सपोज क्वेश्चन थोड़ी देर के हटा रहे, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको CH3COH होगा, इसमें वाटर डालोगे तो आपकी क्या किस में ब्रेक होगा, ये CH3CO देगा आपका माइनस, और यहाँ से H प्लस निकल के इससे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव। ठीक है, ये पानी में घुला है इसलिए एक्वस स्टेट में, ये लिक्विड होगा वाटर है, ये एक्वस स्टेट होगी, इसकी आयन है, और ये भी आयन है तो इसकी एक्वस स्टेट होगी। ठीक है, जो आयन होते हैं उनकी एक्वस स्टेट, जो पानी में घुला होता है उसकी भी एक्वस स्टेट, और ये तो पानी है तो लिक्विड होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो क्या कहानी है, एक लॉजिक मैं तुम्हें बताता हूँ। सपोज कोई भी कंपाउंड है उसका कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, जैसे वीक एसिड है तो डेफिनेटली कंप्लीटली डिसोसिएट तो होगा नहीं, कुछ परसेंटेज डिसोसिएशन होगा। ठीक है, तो अगर ये इनिशियल क्या है 1 होगा, ये क्या होंगे 0 होंगे। ठीक है, इनिशियल तो ये कुछ नहीं होगा, और लिक्विड का तो लेना नहीं है, हम जानते हैं जो भी सॉलिड और लिक्विड में होते हैं उनको हम कंसिडर करते नहीं है ना। आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर मैंने बताया था एक्वस वालों को कंसिडर करते हैं। तो अगर ये 1 है 0 इनिशियल, अगर मैं बोलूं इफ DOD that is degree of dissociation is alpha, अगर कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा डिसोसिएशन है तो कितना खर्च हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद 1 माइनस अल्फा खर्च हो जाएगा, और ये क्या बनेगा अल्फा बनेगा। बात समझ लो, एक मोल से अगर कितना खर्च हो रहा है अल्फा खर्च हो रहा है तो बचेगा कितना 1 माइनस अल्फा। जैसे सपोज यहाँ पर बताता हूँ, सपोज 1 मोल था, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो कितना बना, कितना आयंस ब्रेक हुए अल्फा, और बचे कितने रह गए अनडिसोसिएट, कितने बच गए 1 माइनस अल्फा। ठीक है, 2 मोल है तो कितने बनेंगे आयंस, तो 1 से अगर अल्फा बने 2 से कितने बनेंगे 2 अल्फा बनेंगे, बचे कितने रहेंगे 2 में से 2 माइनस अल्फा माइनस कर देंगे 2 माइनस 2 अल्फा। सिमिलरली अगर C मोल होगा कितना डिसोसिएट होगा C अल्फा, बचा कितना रहेगा C माइनस C अल्फा। आई बात सबको समझ में? तो ये सिंपल सा ध्यान रखना है कि अगर इफ अल्फा इज DOD तो इनिशियल इतना था, इतना डिसोसिएट होने के बाद हुआ, मतलब जो नया आयंस बने, और कितने बचे रह गए इतने बचे रह गए, मतलब रिमेन अनडिसोसिएटेड। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाओ। तो 1 की जगह मैं C लेता हूँ, सपोज स्टार्टिंग में इसके C मोल थे, इसके रहे 0 इफ अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो कितने बनेंगे, ये कितना बनेगा C अल्फा बनेगा, ये कितना बनेगा C अल्फा, ये बचा कितना रहेगा C माइनस C अल्फा बचा रहेगा, अभी जो हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं ये लिखना मैंने सिखाया तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। H3O पॉजिटिव सॉरी, ये लिख देंगे। बस एक चीज का ध्यान रखो, अभी तक हम इसको Kc बोलते हैं, अभी हमने किसकी बात करी है, एक एसिड की बात करी है। ठीक है, तो एसिड के लिए हम इस Kc को क्या बोल देंगे Ka बोल देंगे, और दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Ka लिखने का सेम टू सेम तरीका है, जैसे हम Kc लिखते हैं सेम टू सेम Kc की तरह Ka लिखा जाता है, बस अंतर क्या होता है, Kc हम किसी भी मॉलिक्यूल वगैरह गैसेस वगैरह के लिए यूज करते थे, Ka किसके लिए यूज करते हैं, जब किसी वीक एसिड की बात हो तो हम Ka बोलते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ बेस होता तो हम Ka की जगह क्या बोलते हैं Kb बोलते हैं। लिखने का तरीका बिल्कुल सेम जैसे हम Kc लिखते हैं, और सेम टू सेम, केवल एक्वस वालों को कंसिडर करना है, लिक्विड वालों को कंसिडर नहीं करना है, सॉलिड वालों को कंसिडर नहीं करना है। क्लियर? ओके, तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन देख लो, इसकी कितनी है C अल्फा होगी, इसकी कितनी होगी C अल्फा होगी, और इसकी कितनी होगी तो C माइनस C अल्फा होगी। इतनी बात समझ आ गई? तो इसको सॉल्व करते हैं, तो K कितना आ जाएगा,
के देखोगे तो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से सी कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा 1 माइनस अल्फा, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया तो के कितना आ गया आपका सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आपका आ जाएगा क्या के। दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। सिमिलरली केवी भी होता है, केवी का भी सेम टू सेम फॉर्मूला यही है। अच्छा यहाँ पर होता है क्या, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा, ये बहुत कम होता है, मतलब 2% 3% होता है। तो भाई अगर 1 में से 2% दैट इज 0.02 माइनस भी कर दोगे तो कितना आएगा, कि नियरली इक्वल्स टू 1 ही आता है। बात समझ लो, क्योंकि अल्फा इज, यहाँ लिखे तो हमें अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1 से बहुत छोटा होता है अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो 1 में से बहुत छोटी टर्म माइनस भी करोगे तो कितना आएगा 0.99 आएगा, और उसको तुम नियरली इक्वल्स टू 1 मान सकते हो ना, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। यस, तो यहाँ से क्या बना सकते हैं, के को क्या लिख देंगे सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय इस पूरे को क्या मान लिया हमने 1 मान लिया, क्योंकि 1 में से बहुत छोटा माइनस करोगे नियरली इक्वल्स टू 1 आएगा, ठीक है। के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर एंड दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसका हम यूज करते हैं, के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर का, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। यहाँ पर इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया पहला, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, बट प्रीफर ये वाला करना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डिवाइड में प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो हम दिस विल प्रीफर के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अच्छा यहाँ से अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी जरा बताओ, रूट के बाय सी, ये आएगी ना। अल्फा स्क्वायर को यहाँ रखेंगे, सी को नीचे लेके जाएंगे और अंडर रूट कर देंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू रूट के बाय सी। तो ये दोनों फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। के इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, सी इज द कंसंट्रेशन जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। और ये आपका है ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ, भी यही कहते हैं। आप लोगों ने एक लॉ सुना होगा, ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ, सुना है ना। इन्होंने क्या बोला था कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर डाइल्यूशन। ये बात कहा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर डाइल्यूशन। ये कहा था ओस्टवर्ड डाइल्यूशन ने, कि मतलब जितना डाइल्यूशन बढ़ाते रहोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना बढ़ता रहेगा, पर डायरेक्टली नहीं बढ़ रहा है, रूट ओवर है, पर कोई बात नहीं, बढ़ तो रहा है, ठीक है। और तुम जानते हो डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली। तो डीओडी दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ना, क्योंकि डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन में इनवर्सली का रिलेशन होता है। तो देखो अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी, और यही आपको यहाँ पर भी लिखा है, देखो अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी नीचे लिख रहे हैं। तो ये ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ का भी एक प्रूफ कह सकते हो तुम लोग, समझ आ गई बात। तो ये लॉ भी ध्यान रखना, आपने क्या कहा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर डाइल्यूशन, ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ, क्लियर, ओके। तो इन्हीं फॉर्मुलेस पे बेस्ड क्वेश्चंस है। तो अब क्वेश्चन करते हैं। सॉरी क्वेश्चन बोल रहा है आपको के की वैल्यू बतानी है। तो के का फॉर्मूला आप लोग को पता है, सी अल्फा स्क्वायर होता है। कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है कितनी, देखो 0.1, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। 0.1 अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है कितना, लैक्टिक एसिड इज 3.7% डिसोशिएट, मतलब 3.7% है। तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 और का स्क्वायर, बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। बात समझे ना, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा। क्या क्या आएगा, 0.1 इंटू 3.7 इंटू 3.7 डिवाइड बाय 100 और 10,000 आपका हो जाएगा। बस इसको आप लोग सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर -4 ऊपर आ जाएगा। 0.1 इंटू 3.7 इंटू 3.7 10 की पावर -4 9 कितना हो जाएगा आपका ये, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 37। चलो पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट 0 हटा दिया, 0 हटा दिया, यहाँ से भी 0 हटा दिया, ठीक है। 37 को 37 से मल्टीप्लाई अगर मैंने करा कितना आता है, 9 4 21 25 आ गया, और 1 2 1 5 6 3 1, तो कितना आ गया 1369 डिवाइड बाय 1 2 3 3 0 इंटू 10 की पावर -4। समझ लो इन 3 जीरो से पॉइंट क्या लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करता हूँ, कितना आएगा, मैं 1.36 इंटू 10 की पावर -4। समझ लो ना, इसको सॉल्व करके कितना लिख दिया, 1.369 लिख दिया, और ये 10 की पावर -4 एज इट इज रह गया। तो ऐसा कोई आंसर दिख रहा है, यस।
तो 1.4 × 10⁻⁴, तो 1.36 को तुम 1.4 बोल ही सकते हो राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो आपसे अभी फिलहाल के पूछा है, आप लोगों से देखो ध्यान से, अल्फा भी पूछा जा सकता है, सी भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इन दो फॉर्मूले में बेस्ड होते हैं और इनसे क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहे हैं, वेंडॉफ फैक्टर ऑफ BaCl2 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 0.01 इज 1.9। वेंडॉफ फैक्टर के बारे में आप जानते होंगे, वेंडॉफ फैक्टर सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपने सुना है कितना होता है, 1.98 होता है, ठीक है। जिसको नहीं पता वेंडॉफ फैक्टर के बारे में तो सॉल्यूशन कॉलिगेटिव की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वीडियोज देख सकते हैं, ठीक है। वेंडॉफ फैक्टर दे रखा है आपको 1.9, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आपको कितनी, 0.01 मोलर, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ BaCl2 ऑन दिस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इस कॉन्सेंट्रेशन के अंदर आपको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। आई बात समझ में? तो देखो जो हम इसके लिए एक फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल्स टू, आप लोगों ने सुना होगा एक फॉर्मूला I-1/n-1, सबको पता है फॉर्मूला, ठीक है। जिसको नहीं पता फॉर्मूला ध्यान रख लो, दिस इज डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, I इज वेंडॉफ फैक्टर, N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन। जैसे BaCl2 है, BaCl2 क्वेश्चन में गिवन है, कितना आयंस दे रहा है, तो देखो ब्रेक होगा किस किस में ब्रेक होगा, बेरियम 2+ and 2Cl-, तो टोटल कितना आयन देगा, 2 क्लोरीन का आयन, क्लोराइड आयन और एक बेरियम आयन, तो टोटल कितना आयन दे रहा है, 3 आयन, ठीक है। मैंने डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हो, क्लोरीन के नीचे कितना लिखा है 2, बेरियम के नीचे कितना लिखा है 1, तो 2 + 1 कितने आयन मिल गए टोटल 3, तो यहाँ पर N की वैल्यू आपकी होगी 3, ठीक है। बात समझ आ गई? जैसे NaCl, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, NaCl कितनी होगी N की वैल्यू, तो देखो 1 + 1, N की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी इस केस में। AlCl3 इस केस में कितनी होगी 3 + 1 4, इस केस में N की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, ठीक है। डायरेक्ट आप कर सकते हो N की वैल्यू, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन। इतनी बात क्लियर है सबको? तो निकालो अल्फा निकालो। अच्छा, ये जो हम निकालते हैं ये 1 मोल के निकालते हैं, तो पहले 1 मोल की निकाल लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, I क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1.98 - 1, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, डिवाइड बाय n पता है मुझे कितना है 3 - 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 1.98 - 1 डिवाइड बाय 3 - 1 दैट इज 2, तो कितना आएगा सॉल्व करके, 0.98 डिवाइड बाय 2 दैट इज 0.49। आगे बात समझ में? तो अल्फा की वैल्यू आ गई मेरी 0.49, और जैसे ही मुझे अल्फा की वैल्यू पता चली, निकालना मुझे देखो अल्फा ही है, अगर आप देखोगे ध्यान से निकालना क्या है, अल्फा है, पर किस कॉन्सेंट्रेशन में निकालना है, 0.01 कॉन्सेंट्रेशन में निकालना है। और जो मेरे अल्फा है किस कॉन्सेंट्रेशन में आता है, 1 मोलर में। ये जो फॉर्मूला लगता है किस कॉन्सेंट्रेशन के अंदर लगता है, 1 मोलर के अंदर लगता है। आई बात समझ में? तो अब आपको पता चल गया 0.1 मोल के लिए कितना आ गया, 0.49 आ गई अल्फा की वैल्यू, ठीक है। पर आपको निकालनी कितने के लिए थी, आपको निकालनी थी किसके लिए, 0.01 मोलर के लिए निकालनी थी, है ना। तो 0.01 मोलर के लिए अल्फा की वैल्यू आएगी 0.49 डिवाइड बाय 0.01, डायरेक्ट मेथड लग जाएगा आपका। तो कितनी आ गई अल्फा, दैट इज 49 आ गया, तो 49 आपको आंसर दिएगा। आई बात समझ में? क्या करा हमने, पहले फॉर्मूला लगाया I इज इक्वल अल्फा इज इक्वल टू I-1/n-1, अल्फा की वैल्यू निकाली 1 मोल के लिए 0.49, तो 1 मोल के लिए आ गई कितनी 0.49, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कितने के लिए निकालनी थी, 0.01 मोलर के लिए निकालनी थी। तो 0.01 मोलर के लिए क्या हो जाएगी, 1 के लिए जो आई है डिवाइड बाय 0.01, तो कितनी आ गई 49, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो एकदम सिंपल है, बस आपको वेंडॉफ फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। आपके पास कौन कौन से हैं, HCN, HCOOH, Cl, CH2COOH और आपका लास्ट है CH3COOH, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं इस टाइप के एसिडिक कैरेक्टर्स के ऊपर। क्या है, तो देखो यहाँ पर जुड़ा है क्लोरीन, तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो -I ग्रुप होते हैं, -I ग्रुप दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा -I ग्रुप होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा, और जितना ज्यादा +I ग्रुप होगा वो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर -I डायरेक्टली है तो +I क्या होगा, इनवर्सली तो होगा, ठीक है। अब देखो तो किस ऑर्डर में करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला लेना है। तो सबसे ज्यादा वाला कौन सा होगा, तो देखो आप HCN तो वैसे भी एसिडिक एसिड से वीक एसिड हो जाता है, HCN तो लास्ट में आ जाएगा। HCN तो हमें पता चल गया कहाँ गया, लास्ट में, क्योंकि एसिडिक एसिड से वीक एसिड होता है, मतलब CH3COH या फिर COH से है वीक एसिड है, इसलिए सबसे लास्ट में लिख लिया।
अब इन तीनों में देखो, तो इन तीनों में सेकंड और इस वाले में क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है और क्लोरीन इज द माइनस आई ग्रुप, समझ पा रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ क्लोरीन के कारण, दिस इज द हाईएस्ट एसिडिक, तो CH3 CH2 COH सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद अब देखो ये बचा और ये बचा, तो इसमें कौन सा पार्ट कॉमन है, COH वाला पार्ट कॉमन है दोनों में, पर इसमें इधर H है और इधर क्या है CH3, और CH3 कौन सा ग्रुप होता है, जो CH3 ग्रुप होता है कौन सा ग्रुप होता है आपका प्लस आई ग्रुप होता है, पता है सभी को। तो प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, अगर माइनस आई ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्लस आई ग्रुप क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब घटाएगा, मतलब इसका जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो इससे क्या होगा, कम होगा। तो मतलब इसके बाद क्या आएगा आपका HCOH आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका CH3 COH आएगा, और फिर क्या आएगा आपका HCN आ जाएगा। आगे बात समझ में, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई ग्रुप था, ठीक है, यहाँ पर आपका था माइनस आई ग्रुप और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल फॉर्मिक एसिड है। यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया, प्लस आई ग्रुप आ गया, ठीक है। और यहाँ पर तो HCN पता है हमें, COH से वीक एसिड होता है इसलिए HCN लास्ट में से दिया। कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर यहाँ पर तो CH2 टाइप का आ रहा है, कोई एल्काइल ग्रुप टाइप का आ रहा है, पर उसके साथ क्या है, एक माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और इसलिए इसकी एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। केवल इतना ध्यान रखो आप लोग, माइनस आई ग्रुप कितना होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा, ठीक है। ओके, तो ए का ऑर्डर हो गया हमारा ये, और बी के लिए क्या होगा, HClO4 HClO3 HClO2 एंड HClO, ठीक है। हमारे ऑक्सिजन एसिड्स हैं किसके, क्लोरीन के, ठीक है। तो क्या नाम होता है, ये आपका होता है क्लोरिक एसिड, ये आपका जो नाम लिख देता हूं, ये होता है आपका क्लोरिक एसिड। ये आपका होता है क्या, क्लोरस एसिड। ये आपका होता है परक्लोरिक एसिड, और ये वाला आता है आपका हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। तो ये परक्लोरिक, क्लोरिक, क्लोरस एंड हाइपोक्लोरस। इसमें बताना है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो सारे के सारे एक ही एलिमेंट के ऑक्सिजन एसिड्स हैं, क्लोरीन के ऑक्सिजन एसिड्स हैं, तो एक ही एलिमेंट के लिए हम डायरेक्टली क्या चेक करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है, काम खत्म। तो दूसरा एक पॉइंट और लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। तो अगर सिमिलर एलिमेंट के ऑक्सिजन एसिड्स होंगे तो डायरेक्टली चेक करो ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो कितना आएगा, 7 आएगा भाई, हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का -8, तो कितना आएगा, +7 आएगा। इसका कितना आएगा, +5 आएगा। इसका कितना आएगा, 2 + 4 +3 आएगा। इसका कितना आएगा, -2 और +1, इसका आएगा +1। आई बात समझ में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैं समझता हूँ कि आप लोग को आता है, तो इसलिए मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा। जिसको डाउट है ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर देख लें, उसकी वीडियोस देख सकते हैं, तो वहां से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो देख लो इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, इस क्लोरीन का है +7, तो इसलिए इस क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, मतलब ऑर्डर यही होगा, सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, मतलब यही आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी ध्यान रखना है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी जब सेम के ही ऑक्सिजन एसिड्स की बात करते हैं, मतलब एलिमेंट एक ही होगा, तो उसकी बात करेंगे तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट से डायरेक्टली आप बता सकते हो, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, ठीक है। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा। बेंजोइक एसिड क्या होता है हमारे पास, बेंजीन के ऊपर COH, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या इसका Ka की वैल्यू दे रखी है आपको 6.3 × 10⁻⁵, ये आपको वैल्यू दे रखी है Ka की, ठीक है। अच्छा, ये भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। Ka के टर्म्स में हम एसिडिक कैरेक्टर बताते हैं, ठीक है। तो Ka के टर्म्स में क्या होता है, Ka जितना ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और Pk, या फिर सिंपल बोलते हैं एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली proportional to Ka and inversely proportional to Pka। Pk भी बताता हूँ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर Pk वगैरह गिवन है आपको, ठीक है। तो जो एसिडिक कैरेक्टर किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, Ka के, और विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pk, मतलब Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा,
और पीके की वैल्यू जितनी कम एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा। इनवर्सली और डायरेक्टली का मतलब आई होप आप लोग समझते होंगे, ठीक है। पीके क्या होता है, जैसे पीएच आप लोगों ने सुना है, पीएच क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन होता है, सबको पता है। तो सिमिलरली पीके भी होता है, पीके क्या हो जाएगा, माइनस लॉग के, ऐसे पीके निकलता है। जैसे पीएच कैसे निकलता है, माइनस लॉग H प्लस, तो पीके कैसे निकलेगा, माइनस लॉग के। क्लियर है, ओके। तो इसको मैं लिख देता हूँ फिलहाल पीके को। तो पीके आपका हो गया कितना, माइनस लॉग के। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम पीके निकालते हैं अगर हमें के पता होगा, या फिर के निकालते हैं अगर पीके पता होगा। भाई एंटी लॉग करोगे तो के पता चल जाएगा, ठीक है, ओके। तो देखो अब आपको पता है ये कॉन्सेप्ट प्लीज सब जने ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। अब चेक करो, पहले वाले का के 6 मतलब बेंजोइक एसिड का के 6.3 10 की पावर -5 है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबको के की रिस्पेक्ट में लेके आ जाओ तो काम बन जाएगा हमारा। बोला रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन, मतलब डेफिनेटली जिसका के की वैल्यू इससे ज्यादा होगी, भाई इससे ज्यादा होगी वही तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि के एसिडिक में डायरेक्टली का रिलेशन है। तो देखो पहले वाला हो सकता है क्या, पहले वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी के की वैल्यू क्या है, 10 की पावर -8 है, मतलब इससे कम है। तो अगर इससे कम होगी तो एसिडिक कैरेक्टर भी कम होगा, समझ रहे हो, ये तो नहीं हो सकता। जो के में गिवन है पहले उसको सेपरेट कर दे रहे हैं। और डी वाला देखो, डी वाला क्या है, 10 की पावर -5 है, तो 1 × 10 की पावर -5, तो ये कम है, मतलब डी वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि वो इससे क्या है, कम, छोटा है। तो भाई अगर इससे छोटा है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी कम होगा, समझ लो, क्योंकि के और एसिडिक कैरेक्टर में डायरेक्टली का रिलेशन है। जितना जिसका के ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो फर्स्ट का ए का और डी का दोनों का के ए जो हमारे पास गिवन है बेंजोइक एसिड, उससे क्या है, कम है, मतलब के अगर कम है तो उन दोनों का एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। तो मतलब ए और डी तो ऐसे ही हट गए। अब चेक करते हैं बी और सी को, बी और सी को। चलो सी को चेक करता हूं पहला। अगर मैं सी क्या है, इसका पीके दे रखा है आपको 4, डायरेक्टली आपको दिखता है पीके अगर 4 दे रखा है तो ऐसे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, पीके कितना हो जाएगा आपका, माइनस लॉग के, क्योंकि सबको के निकालोगे तभी तो चेक करोगे। या तो दूसरा ऑप्शन है कि इसका पीके निकाल दो तब अरेंज कर लो, बेटर वे है के निकालो। तो पीके की वैल्यू 4 पुट करी, कितना हो गया, माइनस लॉग के, बात समझ लो, तो कितना हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ -4 के। तो और एंटी लॉग ऑफ -4 कितना होगा, के, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो के कितना आएगा, समझते हो आप लोग, 1 × 10 की पावर -4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 × 10 की पावर -4। तो देखो इसका जिसका पीके 4 था, इसकी के की वैल्यू कितनी आई, एंटी लॉग निकाल के सॉल्व किया हमने, तो 1 × 10 की पावर -4 आई। और ये वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू है बेंजोइक एसिड से क्या है, बड़ी है। ये देखो 10 की पावर -4 है, यहाँ 10 की पावर -5 है, मतलब ये वैल्यू क्या है, बड़ी है। और अगर ये बड़ी है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा बेंजोइक एसिड से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझ आ गई। बी निकालोगे तो अब देखो अगर पीके 4 की, देखो ध्यान से, पीके अगर 4 था तो इसकी के की वैल्यू क्या है, 1 × 10 की पावर -4 आई। तो अगर पीके 6 होगा तो इसकी वैल्यू क्या है, डायरेक्टली लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, समझ लो, लॉजिक लगाओ। पीके 4 था तो के क्या है, 1 × 10 की पावर -4, तो पीके 6 होगा तो के क्या आएगा, डायरेक्टली हो जाएगा 1 × 10 की पावर -6। समझ लो, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं, केवल लॉजिक लगाया करो और अपनी आप कहानी बनाया करो। तो देखो 10 की पावर -6 और ये क्या है 10 की पावर -5, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो डेफिनेटली ये वाला बड़ा है। तो इसलिए जो बी है इससे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, बेंजोइक एसिड होगा, तो इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। हमसे ये पूछा गया था कि बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर कौन है, तो बेंजोइक एसिड से वही स्ट्रॉन्गर होगा जिसका के की वैल्यू बेंजोइक एसिड से ज्यादा होगी। तो देख लो के की वैल्यू बेंजोइक एसिड से ज्यादा केवल और केवल किसकी है, सी की है, बाकी किसी की भी बेंजोइक एसिड से के की वैल्यू ज्यादा नहीं है। ए और डी तो साफ साफ दिख रहे हैं, कम है, ए और डी की तो के की वैल्यू दे रही है, कंपैरिजन करोगे कम दिख रही है। बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, 1 × 10 की पावर -6 आई, और ये भी बेंजोइक एसिड से क्या ही कम है, तो इसलिए इस और सी की जो के की वैल्यू है वो बेंजोइक एसिड से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। और हमें पता है जितना ज्यादा के होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा, इसी वजह से सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ओके। तो ध्यान रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपके पास विच इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा गलत है। तो पहला HF HCl SBr HI, तो समझ दो तुम डाउन द ग्रुप देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये है, और डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये सही है। आपसे बोल रहा है गलत कौन सा है। ठीक है, डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज करता है। बी क्या है, NH3, ये भी देखो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ, ये भी डाउन द ग्रुप की बात चल रही है। NH3 PH3 AH, मतलब हाइड्रोजन कॉमन है सब में, बाकी जो एलिमेंट है वो डाउन द ग्रुप है। और डाउन द ग्रुप अभी मैंने बताया क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। बात समझ लो। थर्ड H2O H2S, ये भी डाउन द ग्रुप की बात चल रही है। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुनियम पोलोनियम, बात समझ लो, ये भी डाउन द ग्रुप है पूरा, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुनियम। तो डाउन द ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, हमसे बोला है। बात समझ लो, एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, पर वहां पर गिवन है इंक्रीजिंग पीके। तो तुम जानते हो अगर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यस, के इंक्रीज करेगा और पीके क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पीछे देखा था ना, भी मैंने बनाया था, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने से के बढ़ता है और पीके क्या होता है, घटता है। पर यहाँ पर बोला है कि ये किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग पीके में, पर गलत है वो, क्योंकि ये ऑर्डर में पीके क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यही आपका गलत है, यही बोला था। इनमें से गलत कौन सा है, तो सी वाला गलत है। ठीक है, वो डिक्रीजिंग पीके होना चाहिए था, क्योंकि ऐसे डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, एसिडिक बढ़ने के कारण के बढ़ रहा है और के बढ़ने के कारण पीके घट रहा है। क्लियर, ओके। लास्ट वाला तो सही ही होगा अगर एक ही ऑप्शन है तो। वैसे चेक कर लो तो CO2 SiO2 SnO2 एंड PbO2 इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, बिल्कुल ठीक। साइज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी आपकी बढ़ेगी। बात समझ गए। तो ये हो गया आपके 5 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की। तो ये है आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HSO3-। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या कहानी है, कॉन्जुगेट बेस बोला है। कॉन्जुगेट बेस बोला तो इसको बताने से पहले यहाँ पर भी ब्रॉन्स्टेड बेस बोला है, लुईस एसिड, लुईस बेस, लुईस एसिड। ओके, तो इस क्वेश्चन में, इन पांचों के पांचों क्वेश्चन में आपको एसिड बेस की कहानी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ एसिड बेस। ठीक है, एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। तो एसिड बेस 3 टाइप का होता है, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट एंड लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो 3 टाइप का एसिड बेस होता है हमारा, एक सिंपल अर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड लुईस के अकॉर्डिंग हम एसिड बेस को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अर्हीनियस तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता होता है अर्हीनियस का एसिड वो एसिड होता है जो पानी में जाके H+ दे, और बेस वो वाला बेस होता है जो पानी में जाके OH- दे। ठीक है, जो जनरल हम एसिड बेस बोलते हैं। और अर्हीनियस के एसिड और अर्हीनियस के बेस को मिला दिया जाए तो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और हमारा सॉल्ट तैयार होता है। ठीक है, वो अर्हीनियस के एसिड और बेस की बात होती है केवल, ऐसा नहीं कि दुनिया का कोई सा भी एसिड बेस मिलाओगे तुम्हारा सॉल्ट तैयार होगा, ऐसा नहीं होगा। केवल अर्हीनियस का एसिड और अर्हीनियस का बेस मिलाएंगे तभी हमारा सॉल्ट एंड वाटर तैयार होगा। क्लियर, तो इसमें बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हमारा मेन मोटिव है ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो समझो सबसे पहली बात ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस। इन्होंने क्या कहा था, एसिड वो होता है जो प्रोटोन डोनेट करता है, प्रोटोन डोनर, प्रोटोन का मतलब H+, जो H+ को डोनेट करता है उसको हम एसिड बोलते हैं, और बेस जो क्या करेगा उस H+ को एक्सेप्ट करेगा, तो प्रोटोन एक्सेप्टर, प्रोटोन एक्सेप्टर को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ब्रॉन्स्टेड का कहना ये था कि एसिड वो होते हैं जो प्रोटोन देते हैं और बेस वो होते हैं जो प्रोटोन लेते हैं। क्लियर, तो देखो जैसे सपोज एक रिएक्शन में लिखता हूं आपके लिए HCl। ठीक है, HCl में हमने सपोज पानी डाला H2, क्या बना आपका, और एक चीज और, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन चलती है, दोनों डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, तो HCl में H2 डालोगे तो देखो यहाँ से H निकलेगा, क्या बनेगा Cl- और ये H2 एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा H3O पॉजिटिव। भाई H2O था, H+ आ गया तो एक H बढ़ गया और साथ साथ प्लस भी बढ़ गया, तो H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसने HCl ने अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटोन H+ दिया है, तो दिया है तो ये क्या होगा आपका एसिड होगा, और ये H+ किसने एक्सेप्ट किया, इसने एक्सेप्ट करा, तो ये क्या होगा आपका बेस होगा। आई बात समझ में। और ऐसी कहानी आपको देखो इस तरफ भी देखने को दिख रही होगी,
इधर क्या हुआ है, अगर H3O प्लस से H हटा दें तो ये H2O बन जाएगा, और वो H अगर Cl माइनस ले तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो इसीलिए रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है। बात समझ लो, इक्विलिब्रियम चैप्टर के होने के कारण ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो इसने H प्लस दिया, इसने H प्लस दिया, तो ये क्या होगा आपका एसिड, और वो H प्लस ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, भाई H देगा तब तो H2 बनेगा, और ये H एक्सेप्ट करेगा Cl माइनस, तब जाके HCl वापस रिएक्शन होगी। तो इसने एक्सेप्ट करा H प्लस, तो क्या होना है, क्या होगा, ये बेस होगा। तो देखो इसमें हमें दो एसिड दो बेस तैयार होते हैं, हम इसको एसिड 1 बेस 2 एसिड 2 ये भी बोल सकते हैं। और जब भी तुम देखोगे अगर एक तरफ तुम्हें एसिड दिख रहा है तो उसका दूसरी तरफ क्या मिलेगा, बेस ही दिखेगा। देख लो, जैसे देखो HCl है, HCl यहाँ पर एसिड है, तो देखो यहाँ से Cl माइनस मिल रहा है, तो ये क्या बन गया, बेस बन गया। और अगर ये बेस है तो वहां पर क्या दिख रहा है आपको, ये एसिड दिख रहा है। बात समझ लो। और इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इन्हीं पेयर को क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये भी और ये भी, मतलब एक तरफ एसिड तो दूसरी तरफ बेस, या एक तरफ बेस तो दूसरी तरफ एसिड। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना आपको, इन्हीं पेयर्स को क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं से क्वेश्चन बनता है कि बताओ इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। ठीक है, अब मेन दूसरी चीज है कि सीखते हैं कैसे निकालते हैं। निकालना वैसे तुम्हें थोड़ा आइडिया तो आ गया होगा कैसे निकालना है, बस प्रोटॉन देना है या प्रोटॉन लेना है। ठीक है, चलो और अच्छे से समझा देता हूँ थोड़ा, ताकि कोई गलती की चांसेस बचे ना। एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर, एक चीज का ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है इस पूरे एसिड बेस कॉन्सेप्ट की, कि अगर एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उसका कॉन्जुगेट उतना वीक होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इट्स कॉन्जुगेट बेस। ठीक, ये सबको ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसिड बेस की स्ट्रेंथ निकालने के लिए। जब भी हमें स्ट्रेंथ निकालनी होगी एसिड बेस की, तो ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा यूज होता है कि स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इट्स कॉन्जुगेट बेस, या फिर उल्टा वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर इट्स कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, या फिर बेस की टर्म में बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्गर द बेस वीकर इट्स कॉन्जुगेट एसिड। बस समझो, 4 स्टेटमेंट अपने आप बना लोगे, मैंने एक जनरल लिख दिया, बाकी अपने आप बनाते रहो। अभी स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इट्स कॉन्जुगेट बेस, तो स्ट्रॉन्गर द एसिड की जगह बेस हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्गर द बेस वीकर इट्स कॉन्जुगेट एसिड। समझ लो, ये अपने आप बना लो कहानी। या फिर स्ट्रॉन्गर की जगह वीकर होगा, तो वीकर द एसिड, तो क्या होगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर इट्स कॉन्जुगेट बेस। समझ लो ना, तो ये स्टेटमेंट अपने आप बना लो। देखो ये सबको ध्यान रखना है वाला स्टेटमेंट। अब देखो बनेगा कैसे। सपोज तुमसे क्वेश्चन है, एक जनरल मैं तुम्हें स्टाइल बता रहा हूँ कैसे बनाना है। सपोज तुम्हें बनाना है कॉन्जुगेट एसिड H2O का। तुम्हारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड कॉन्जुगेट एसिड, किसका बनाना है, H2O का बनाना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। H2O अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, मतलब H2O को पहचानना है, H2O क्या रहा होगा भाई, अगर इसका एसिड कॉन्जुगेट एसिड बनाना है H2O का, तो H2O क्या होगा, बेस होगा नहीं होगा, समझ लो, बेस होगा। तो देखो चलो ये मिटा दिया, कोई बात नहीं। तो लिखो सबसे पहले H2O को, यहाँ लिखो बेस। समझ लो, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है मतलब खुद क्या होगा, बेस होगा। और बेस का काम क्या होता है, अभी मैंने बताया था, एसिड होता है प्रोटॉन डोनर, यहाँ लिखा था, और बेस होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। मतलब इसको प्रोटॉन दे दो, तो इसको जैसे ही प्रोटॉन दोगे तो क्या बनेगा ये, मतलब H प्लस दे दो इसको, तो H प्लस इसमें ऐड करा दो, तो ऐड जैसे ही कराओगे क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव, बस हो गया। तो यही इसका कॉन्जुगेट एसिड है। ये आपसे बोला था कॉन्जुगेट एसिड बनाना H2O का, तो पहले पहचानो कि जिसका बनाना है वो है क्या। तो अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो वो क्या होगा, बेस होगा। समझ लो। चलो एक और एग्जांपल, सपोज आपको बनाना है इस बार कॉन्जुगेट बेस बनाना है, H2O का ही बनाना है। किसका बनाना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है, किसका, H2O का। तो अब H2O क्या होगा, यस एसिड होगा। तो लिखो H2O क्या है आपका, एसिड है। अब सोचो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, जो H प्लस देते हैं, यस H प्लस क्या करो यहाँ से निकाल दो, रिमूव कर दो, तो यहाँ से H प्लस जैसे निकालो क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा। तो इसका एसिड है तो इसका एक कॉन्जुगेट बेस आपका हो जाएगा OH माइनस। आगे बात समझ में, सिंपल है। आपको पहले पहचानना है कॉन्जुगेट बेस निकालना है, किसका निकालना है, इसका निकालना है। तो ये क्या होगा भाई, एसिड तो होगा, तभी तो कॉन्जुगेट बेस निकालोगे। अब एसिड लिख दिया, अब देखो इसका क्या कहानी थी। एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन निकालते हैं, प्रोटॉन डोनर्स, तो H प्लस इससे खींच लो, तो जैसे H प्लस खींचोगे तो क्या बचेगा, OH माइनस ही बचेगा, और ये होगा ऐसा कॉन्जुगेट बेस। क्लियर, ओके। तो अब करते हैं अपने क्वेश्चंस। पहले ब्रॉड स्टडी के क्वेश्चन कर लेता हूँ 6th और 7th, उसके बाद मैं लुईस समझा दूंगा। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर,
और तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ HSO3 माइनस इज, मतलब बेस बताना है उसका, तो मतलब HSO3 माइनस क्या होगा, यस एसिड होगा। समझ आ गई बात भाई, इसका कॉन्जुगेट बेस बताना है इसका, तो मतलब ये क्या होगा, एसिड होगा। और एसिड का काम क्या होता है, प्रोटोन देना, तो इससे प्रोटोन निकाल लो, तो H प्लस क्या कर दो, इससे रिमूव कर दो, तो इससे H प्लस रिमूव कर दोगे तो एक H था वो भी हट गया, क्या बचेगा SO3, एक माइनस तो ऑलरेडी था, अब एक H प्लस भी गया तो एक माइनस और आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा SO3 2 माइनस हो गया। तो देखो कितनी आसानी से हो जाता है क्वेश्चन, SO3 2 माइनस। समझ आ गई बात। अगर भाई तभी इसी को मैं थोड़ा सा और ट्विस्ट करता हूँ, आपको बता देना होता है कॉन्जुगेट एसिड, इसमें मैं एक ट्विस्ट कर देता हूँ, कॉन्जुगेट एसिड बताना है सपोज HSO3 माइनस का, तो मतलब ये क्या है उस टाइम बेस है, तो HSO3 माइनस को लिखते हैं और इसके नीचे लिख देते हैं बेस। बेस का काम क्या होता है, H प्लस लेना, तो इसको H प्लस क्या करो दे दो, तो जैसे इसको H प्लस दोगे तो एक H ऑलरेडी था, क्या हो जाएगा H2SO3 हो जाएगा, H2SO3 हो जाएगा। देखो माइनस था और ये प्लस, तो माइनस प्लस न्यूट्रलाइज हो गए, यहाँ साइन न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, H2SO3 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस के पेयर बहुत आसानी से 2-3-5 सेकंड के अंदर कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी आपको, पूछा जा रहा है विच आर ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस कौन से होंगे, तो बेस कौन से होते हैं जो H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं। तो देखो इसमें H प्लस कौन एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहां से जब H निकलेगा, यहां से H निकलेगा, ये H प्लस एक्सेप्ट करके तभी तो HPO4 बन रहा है, समझ लो, ये H इसने एक्सेप्ट करा तभी तो जाके HPO4 बना, मतलब एक तो बेस ही हो गया। और वहां पर डेफिनेटली अगर इसके पास H है तो ये डोनेट करेगा, तो ये एक्सेप्ट करेगा, समझ लो, जिसके पास H है वो तो डोनेट करेगा और जिसके पास H नहीं है वो उसको एक्सेप्ट करेगा, काम खत्म। तो यहाँ पर H किसके पास नहीं है, इसके पास, तो ये एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये एक बेस हो गया। और इस साइड में ये डोनेट करेगा H, क्योंकि प्रोटॉन इसके पास है, और ये एक्सेप्ट करेगा, तब एक्सेप्ट करके तो ये बनेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए जो एक्सेप्ट करते हैं H प्लस को उन्हीं को बेस बोलते हैं, तो इस केस में आधा बेस होगा। तो देख लो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कोई, यस, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ये दोनों आपके ब्रॉन्स्टेड के बेस होंगे। क्लियर, ओके। नाउ तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एसिड बेस का यही है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उतना वीकर कॉन्जुगेट बेस होगा। जैसे सपोज आपको एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, सपोज आपके पास OH माइनस और CO माइनस और सपोज Cl माइनस है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप लोग को क्या करना है, इनको अरेंज करना है बेसिक कैरेक्टर में। किसमें अरेंज करना है, छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, अरेंज इन इंक्रीजिंग बेसिक ऑर्डर, आपको बताना है, या बेसिक ऑर्डर सबसे कम किसका होगा, इंक्रीजिंग बेसिक ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो देखो, तो बेसिक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए अभी देखो तुम्हें समझ नहीं, ऐसे डायरेक्टली देख के तुम नहीं बता पा रहे हो, तो इसका क्या करो, कॉन्जुगेट बनाओ। कॉन्जुगेट बनाओ मतलब इसको क्या दो, H प्लस दो, ठीक है, इसको क्या दो, H प्लस दो। तो इसको जब H प्लस दोगे तो जरा बताओ ये क्या बनेगा, HCl बनेगा, ये क्या बनेगा, COOH, ये बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, H प्लस दोगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। इतनी बात समझ आ गई। तो अब इन तीनों में जरा बताओ सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, यस HCl इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा, और पानी तो न्यूट्रल होते हैं। तो अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो जो उसका कॉन्जुगेट है ये क्या होगा, वीक होगा ना, तो ये क्या होगा, सबसे वीक होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। मतलब अगर बेसिक कैरेक्टर बोले तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा, इसका होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर डाल देते हैं, बेसिक ऑर्डर सबसे ज्यादा बेसिक इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। आया बात समझ में कि कैसे चेक करता है, अगर हम डायरेक्टली इनसे नहीं बता पा रहे थे, हमने उनका कॉन्जुगेट बना दिया, मतलब HH दे दिया तीनों, तो ये HCl बन गया, COH बन गया, H2O बन गया। और इन तीनों में तो तुम्हें पता है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, तो अगर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड उसका कॉन्जुगेट क्या होता है उतना वीक होता है। तो अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो ये क्या होगा, वीक होगा, और ये वीक एसिड है तो मतलब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। आई बात समझ में किस तरीके से स्ट्रेंथ में हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लुईस के कॉन्सेप्ट आ गए। तो लुईस एसिड बेस के अकॉर्डिंग क्या थी कहानी, लुईस एसिड बेस
इसके अकॉर्डिंग एसिड कौन से होते थे जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते थे, लोन पेयर एक्सेप्टर आर द लुईस एसिड, एंड बेस कौन होता है जो लोन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है। ये है एसिड बेस का कॉन्सेप्ट। लोन पेयर एक्सेप्ट, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे उनको लुईस एसिड बोलेंगे, और जो लोन पेयर को डोनेट करेंगे उनको हम लुईस बेस बोलेंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई सबको? जैसे सपोज एग्जांपल में देता हूँ, आपके पास BH3 है और आपके पास NH3 है। तो देखो अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है और बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो डेफिनेटली ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोजन से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना देगा, 3 तो BH3 थे। अब नाइट्रोजन इसके साथ क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। सॉरी, नाइट्रोजन क्या बना देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा भाई, तभी तो, वरना नाइट्रोजन अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका खुद का ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, तो खुद का भी तो कंप्लीट रखना है। तो इसके लिए क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, इसके लिए तुम केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 1 देख लेना, उसके अंदर मैंने समझा रखा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बन जाती है। तो इस तरीके से बोरोन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बात समझ लो? तो इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, तो ये क्या होगा, आपका लुईस का बेस होगा, Lv बोल देता हूं। और इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करा है, एक्सेप्ट करा है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करा है, तो इसलिए लुईस का क्या होगा, एसिड होगा। आई बात समझ में? तो सीधी सी बात है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो क्या होता है, लुईस का एसिड होता है। और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ क्या होता है, जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो होते हैं लुईस के बेस। क्लियर? अब चलो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। आप क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं सेलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस बेस इन द ग्रुप। तो पहला क्या है, SbH3, ASH3, PH3 और NH3। मतलब एक ही ग्रुप की बात चल रही है, NPASHB एक ग्रुप की बात चलती है। तो याद करो, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पीछे क्वेश्चन जो करे थे, चौथा या 5वां क्वेश्चन था, बताया था डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है, डाउन द ग्रुप, यस, इंक्रीज करता है। तो भाई अगर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता होगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या करता होगा, डिक्रीज करता होगा। काम खत्म। पीछे तो बताया ना 4th या 5th क्वेश्चन में, डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब कम होगा, डिक्रीज होगा। मतलब सबसे ज्यादा बेसिक क्या होगा, NH3। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, NH3। तो इसमें ये आपका आंसर हो जाएगा, NH3 इज द मोस्ट बेसिक, स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक। समझ लो, क्योंकि डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा एसिडिक किसका होता, तो सबसे ज्यादा बेसिक क्या होगा, ये वाला होगा, क्योंकि एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर? ओके, इसका एक और पार्ट है, CH3 माइनस F माइनस NH2 माइनस एंड OH माइनस। ठीक है, तो ये बताना आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस बेस कौन सा होगा। तो इसमें चेक करो तो सबका कॉन्जुगेट बनाओ। अगर समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो पीछे मैंने बताया था कॉन्जुगेट बनाओ। तो इसका कॉन्जुगेट बनाएंगे, क्या बनेगा, H2O। इसका बनाएंगे, क्या बनेगा, NH3। इसका बनाओगे, क्या बनेगा, HF। और इसका बनाओगे, क्या बनेगा, CH4। सबको H प्लस देके कॉन्जुगेट बना दिए। समझ लो? अब क्या चेक करना है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस बेस कौन है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस बेस के लिए चेक करो, पहले एसिड चेक कर लो। तो इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है, HF सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद कौन सा होता है, H2O होता है। भाई ध्यान से चीज समझो, जब भी हम अक्रॉस द पीरियड बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पकड़ते हैं, डाउन द ग्रुप बात करते हैं तो साइज पकड़ते हैं। इस चीज का ध्यान रखना सबने। तो अभी CH4 देखो, CH4 NH3 H2O और HF, ये अक्रॉस द पीरियड की बात चल रही है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, अक्रॉस द पीरियड है। और एसिड कौन होता है जो H प्लस दे देता है इजीली, तो H प्लस कौन सबसे इजीली देगा, ये तो देगा ना, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो H प्लस देगा। अक्रॉस द पीरियड ये एसिडिक कैरेक्टर होता है, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होता है, HF का। और सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर किसका होता है, CH4 का। मतलब CH4 क्या आपका लीस्ट एसिडिक है। आई बात समझ में? तो अगर ये लीस्ट एसिडिक होगा तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, मोस्ट बेसिक होगा, नहीं होगा। ये पूछ रहा है सेलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो यही सबसे ज्यादा बेसिक होगा। हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो बहुत ही सिंपल है, ब्रॉन्स्टेड लुईस का कॉन्सेप्ट लगा के हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। डायरेक्टली आ रहा है तो ठीक है, बनाओ, फिर कॉन्जुगेट बनाओ। कॉन्जुगेट जैसे हमने बनाया इनको चेक कर सकते हैं कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है अक्रॉस द पीरियड। फ्लोरीन सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर ये वाला होता है, फिर ये। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है,
सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? HF। अगर सपोज इनमें से बोलूं कि लीस्ट बेसिक कौन होगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? ये आपका मोस्ट एसिडिक है। तो मोस्ट एसिडिक होने के कारण इसका कॉन्जुगेट F- क्या होगा? लीस्ट बेसिक होगा। क्लियर? फिलहाल क्वेश्चन में पूछा था सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? जो सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। तो लीस्ट एसिडिक CH4 मीथेन होता है, तो इसलिए ये होगा आपका मोस्ट बेसिक। ठीक है, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर कॉन्जुगेट बेस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वीकेस्ट लुईस बेस? देखो आगे अगला क्वेश्चन, वीकेस्ट कौन होगा? H- OH- Cl- और HCO3-। तो हम नहीं पहचान पा रहे, हम ऐसे देख के तो नहीं पहचान पाओगे, तो कॉन्जुगेट बनाओ। तो कॉन्जुगेट बनाओगे तो क्या बनेगा? H2CO3 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा, इसमें डालोगे तो क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा। बात समझ आ रही है? अब देखो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या बताना है आपको? बेस बताना है। तो बेस बताने के लिए सबसे पहचानो इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? तो साफ साफ दिख रहा है तुम्हें, ये क्या आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है? होता है नहीं होता है? HCl इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो उसका जो कॉन्जुगेट रहा होगा ये क्या रहा होगा? वीक बेस रहा होगा। कहानी खत्म ही। ये पॉइंट आ गया, इसलिए बोला ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? वीक। तो आंसर ये बोल रहा है कि वीक कौन होगा सबसे ज्यादा? तो Cl- ही सबसे ज्यादा वीक होगा। बात समझ आ गई? तो ध्यान रखना, आपको इस तरीके से काम बन जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लुईस एसिड? कौन से आपके लुईस एसिड्स हैं? तो देखो लुईस एसिड्स कौन से होते हैं? जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को लुईस एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो पीएच3 कौन से ग्रुप का होता है? पीएच3 नाइट्रोजन वाली फैमिली का। तो नाइट्रोजन अगर बेसिक है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो फास्फोरस के पास भी तो एक लोन पेयर होगा, तो ये डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण ये तो नहीं हो सकता। BCl3 तो है लुईस एसिड, पर पीएच3 इज द लुईस बेस, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा, क्योंकि बताना है जिसमें दोनों के दोनों क्या होंगे आपके लुईस एसिड। सेकंड, AlCl3 एंड SiCl4। तो pH3 वाला तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचे B और D। ठीक है, C भी नहीं होगा, क्योंकि C में भी क्या दिख रहा है आपको? pH3 दिख रहा है। pH3 इज द लुईस बेस। बाय, क्योंकि NH3 अगर लुईस बेस है तो pH3 तो लुईस बेस होगा, उसी के नीचे तो आता है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है। तो जैसा कहानी नाइट्रोजन करेगा वैसी कहानी फास्फोरस करेगा। ठीक है, अच्छा, और BCl3 तो होगा, क्योंकि बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरोन ने कितने बनाए? केवल 3 बॉन्ड बनाए, तो एक बॉन्ड की 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो BCl3 इज द लुईस एसिड। ठीक है, और सिमिलरली AlCl3 भी होगा। बोरोन के नीचे कौन आता है? एल्यूमिनियम आता है, तो एल्यूमिनियम भी क्या होगा? 3 बॉन्ड बनाए, तो इसको भी एक बॉन्ड या फिर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो BCl3 और AlCl3 तो लुईस एसिड होंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, सिलिकॉन। तो देखो सिलिकॉन कौन से ग्रुप से आता है? 14 ग्रुप से आता है। तो 14 ग्रुप के कारण कितने बॉन्ड बनाता है सिलिकॉन? 4 बॉन्ड बनाता है। तो अब तुम्हें लग रहा है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब ये नहीं होना चाहिए। ये ना तो मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। पर सिलिकॉन कौन से एक पीरियड नीचे रहता है, कार्बन के नीचे रहता है। बात समझ लो? तो इसकी वजह से इसके पास क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और बिकॉज ऑफ अवेलेबल डी ऑर्बिटल वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ, ध्यान से सुन लो, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज ऑफ अवेलेबल डी ऑर्बिटल अवेलेबल होने के कारण इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। एम्प्टी डी ऑर्बिटल, एम्प्टी लिख देता हूं। ठीक है, बिकॉज ऑफ अवेलेबल एम्प्टी डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एम्प्टी होते हैं, अवेलेबल रहता है, वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। कौन? सिलिकॉन। समझ लो, सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के कारण वो भी क्या होता है? आपका एक लुईस एसिड होता है। तो आपका ऑप्शन ये भी होगा इस बार। तो बी भी होगा, इसका डी भी होगा। ठीक है, तो AlCl3 तो होता है, क्योंकि 3 बॉन्ड दिख रहे हैं। BCl3 भी होगा ही होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड है। ऑक्टेट के लिए 4 बॉन्ड तो होने चाहिए, तभी तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और SiCl4 में 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, पर बिकॉज ऑफ अवेलेबल डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल उसके पास प्रेजेंट होता है, तो उन ऑर्बिटल्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, हमें पता है एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट की कहानी, जिसको नहीं पता उसको केमिकल बॉन्डिंग देखनी पड़ेगी। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैंने बता रखा है। ठीक है, तो एक्सपेंशन करने के कारण ये क्या कर सकता है? अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके
इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, और इसी वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। तो इसलिए ये भी आपका क्या होगा, लुईस एसिड होगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो आपके लुईस एसिड होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये है आपकी एसिड बेस की कहानी, काफी इंपॉर्टेंट कहानी है, तो ध्यान रखो, ध्यान से सुनो। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम इसके आगे। तब तक के लिए थैंक यू।